तो फेसबुक पर कौन सी खबर जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है, और ये खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को 8,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला वो रखेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा न सिर्फ विकास योजनाओं की शुरुआत का प्रतीक होगा, बल्कि शांति और भरोसे की बहाली का भी संकेत माना जा रहा है। मिजोरम के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सौगात दी। 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई पीएम ने। नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं और इस दौरान वो हजारों करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मिजोरम भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ये राष्ट्र के लिए, विशेषकर मिजोरम के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज से आइजोल भारत के रेलवे मानचित्र पर होगा और कुछ साल पहले मुझे आइजोल रेलवे लाइन की आधारशिला रखने का अवसर मिला था। ये तस्वीरें उस दौरान की आपकी स्क्रीन पर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे वर्चुअली, और इसी के साथ साथ पीएम ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। आज हम इसे देशवासियों को समर्पित करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। सुनिए। From today, Aizawl will be on India's railway map. A few years ago, I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizawl railway line. And today, we proudly dedicate it to the people of the nation. Overcoming many challenges, including difficult terrain, this Bairabi-Sairang rail line has become a reality. और बात अगर मणिपुर की करें, पूर्वोत्तर के मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार राज्य के दौरे पर हैं। मोदी सरकार ने पहले 4 सितंबर को कुकी उग्रवादी समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करके बड़ी सफलता हासिल की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मणिपुर पहुंचेंगे। कुकी समाज के बहुल इलाके चुराचांदपुर में पीएम नरेंद्र मोदी 7,300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। मैतेई बहुल इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और इस तरह पीएम नरेंद्र मोदी कुकी और मैतेई दोनों ही समाज के इलाके में विकास की आधारशिला रखकर मणिपुर में शांति का नया सवेरा लाने का एक प्लान उन्होंने बनाया है। देखिए, खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम हवाई अड्डे पर ही रहे और प्रधानमंत्री कवरथा में आवासीय विद्यालय और इसी के साथ साथ एकलव्य मॉडल विद्यालय का उद्घाटन किया। ये विद्यालय 10,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा और खेल सुविधाएं देंगे, स्कूल छोड़ने की आपको बताएं कि दर कम करेंगे और इसी के साथ साथ जनजातीय युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। सुनिए। I am here at Mizoram's Lengpui Airport. Unfortunately, due to bad weather, I am sorry that I am not able to join you at Aizawl. But I can feel your love and affection even from this medium. Friends, whether it is the freedom movement or nation building, the people of Mizoram have always come forward to contribute. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। मिजोरम में आपने तस्वीर देखी जहां रेल परियोजनाओं का पीएम ने उद्घाटन किया। अब मणिपुर के दौरे पर रहेंगे जहां जनता को बड़ी सौगात देंगे और देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं तो किन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आने वाले समय में यानी कि कोलकाता भी पहुंचेंगे, पश्चिम बंगाल का उनका दौरा रहने वाला है और बिहार भी पहुंचेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते खबरों में। अब एक्स पर कौन सी खबर इस वक्त ट्रेंड कर
रहे वो भी जल्दी से आपको बताते हैं। और बात करेंगे सुशीला कार्की की। देखिए, सुशीला कार्की का वादा 6 महीने में निष्पक्ष चुनाव। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, जो देश की पहली महिला पीएम बनी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्की को नियुक्त किया ताकि संविधान की रक्षा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित हो सके। ये कदम भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद लिया गया, जिसमें युवा जनरेशन जेड यानी कि जेन जी समूह ने प्रमुख भूमिका निभाई। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया प्रतिबंध से शुरू होकर ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, राजनीति, अभिजात वर्ग के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। कार्की का चयन ऑनलाइन सर्वे और सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल के साथ परामर्श के बाद हुआ, जहां वे 4 उम्मीदवारों में सबसे लोकप्रिय साबित हुई। भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के पूर्व छात्रा कार्की ने 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इतिहास रचा था। शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही कार्की की पहली कैबिनेट बैठक में संसद को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो गया और राष्ट्रपति कार्यालय ने घोषणा की कि नए प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव 5 मार्च 2026 को होंगे। ये तारीख नेपाली पंचांग के मुताबिक फागुन 21 2082 बीएस निर्धारित की गई, जो लगभग 6 महीने की अवधि में आती है। अंतरिम सरकार का मुख्य उद्देश्य चुनाव कराना है, जिसके बाद सत्ता सौंप दी जाएगी। कार्की का यह भी स्टेटमेंट सामने आया कि हमारा लक्ष्य चुनाव कराना है और उसके बाद आने वाले राजनीतिक नेताओं को सत्ता सौंप देंगे। हमें 6 महीने या 1 साल के से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने नेता या युवा पीढ़ी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अंतरिम सरकार का कार्यकाल सीमित ही रहेगा। देखिए, वर्तमान में कार्की सभी मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं और शनिवार को जब कैबिनेट विस्तार की संभावना है, आज ये भी जानकारी सामने आ रही कि हो सकता है इसे लेकर, जिसमें नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कुलमान खिसिङ को ऊर्जा मंत्री बनाया जा सकता है। ये घटनाक्रम नेपाल की युवा आबादी के सशक्तिकरण का प्रतीक है। देखिए, भारत ने अंतरिम सरकार का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये शांति और स्थिरता लाने में मददगार होगी और ये बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी आपके स्क्रीन पर है। ये देखिए, पीएम की तरफ से पोस्ट करते हुए सुशीला कार्की को बधाई भी दी गई। हालांकि नेपाल के पड़ोसी रूप में भारत ने नेपाल के कल्याण के लिए सहयोग जारी रखने का वादा भी किया है, ये भारत की तरफ से कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है, जहां युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होकर बदलाव ला रहे हैं। अंतरिम सरकार के समक्ष कई चुनौतियां हैं, अगर हम इसका जिक्र करें, जिनमें कानून व्यवस्था बहाल करना, क्षतिग्रस्त संसद और अन्य भवनों का पुनर्निर्माण और हिंसा के दोषियों को न्याय दिलाना, ये तमाम चुनौतियां इसमें शामिल हैं। देखिए, सुशीला कार्की जो 73 साल की हैं और 40 वर्षों की वकालत और 10 सालों की न्यायिक सेवा का अनुभव रखती हैं। सुशीला ने यह भी कहा कि वे राजनीति जानकर नहीं बल्कि देश हित में वो बिल्कुल कार्य करने वाली हैं। उन्होंने पूरे देश में सफाई समिति गठन करने का और सेना के साथ समन्वय में नया नेपाल बनाने का आह्वान किया है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये 6 महीने का संक्रमण काल नेपाल की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे वो मजबूत करेगा, लेकिन यदि चुनाव में देरी हुई तो अस्थिरता बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर यह घटना युवा आंदोलन की शक्ति को दिखाती है, जो एशिया में राजनीतिक परिवर्तन का एक नया अध्याय खोल सकती है। चलिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली जो खबर व्हाट्सएप पर ट्रेंड कर रही है, जल्दी से उसका भी जिक्र कर लेते हैं और बात करेंगे व्हाट्सएप पर ट्रेंड की खबर, यानी कि फिलिस्तीन बने स्वतंत्र देश, यूएन में भारत का दमदार वोट। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को न्यूयॉर्क घोषणा पर ऐतिहासिक मतदान हुआ, जिसमें भारत ने फिलिस्तीन को अलग स्वतंत्र देश बनाने की मांग का पुरजोर समर्थन किया और इस घोषणा के पक्ष में 142 देशों ने वोट दिया, जबकि 10 देश इसके खिलाफ थे और 12 ने वोटिंग से दूरी बनाई। भारत का ये रुख कोई नया नहीं है।
सालों से भारत कहता आया है कि इजराइल फिलिस्तीन झगड़े का हल दो अलग अलग देश बनाने से ही निकलेगा और इस बार भी भारत ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में शांति तभी आएगी जब फिलिस्तीन को अपना अलग देश का दर्जा मिलेगा। भारत के यूएन में प्रतिनिधि से वोटिंग से पहले कहा कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के हक में रहा है और दो राष्ट्र समाधान को ही इस समस्या का एकमात्र रास्ता मानता है। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा में जंग तुरंत रुकनी चाहिए और फिलिस्तीन को पूरा हक मिलना चाहिए। इस घोषणा में हमास की भी निंदा की गई, खासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के लिए, और कहा गया कि गाजा के जंग में खत्म करने के लिए हमास को अपनी सत्ता छोड़नी होगी और हथियार फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंपने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक्स पर कहा कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। दो राष्ट्र समाधान की शांति की चाबी है। ये वोट ऐसे समय में हुआ जब गाजा में इजराइल की बमबारी से हजारों लोग मारे जा चुके हैं और वहां हालात बहुत खराब हैं। न्यूयॉर्क घोषणा में जंग रोकने, बंधकों को छोड़ने, इंसानी मदद बढ़ाने और फिलिस्तीन को देश बनाने के लिए साफ रोड मैप की बात है और ये घोषणा जुलाई 2025 में न्यूयॉर्क में हुए एक बड़े सम्मेलन से निकली, जिसे फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर आयोजित किया था। फिलिस्तीन के यूएन प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने इसे शांति का वोट कहा, जबकि इजराइल ने इसे शर्मनाक और अमेरिका ने प्रचारबाजी करार दिया। ये वोट 22 सितंबर को होने वाले एक बड़े सम्मेलन से पहले हुआ, जहां ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से देश मानने की घोषणा कर सकते हैं। भारत का समर्थन इस मसले पर दुनिया का दबाव बढ़ाता है, खासकर इजराइल के वेस्ट बैंक में बस्तियां बढ़ाने की योजना के खिलाफ। ये घोषणा भले ही बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये दिखाती है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा फिलिस्तीन के साथ है और भारत ने वादा किया कि वो फिलिस्तीन की मदद करता रहेगा और शांति की कोशिशों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ट्रुथ सोशल की। कौन सी खबर जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है उसका जिक्र कर लेते हैं। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पहली बार स्वीकार किया कि भारत पर रूसी तेल की खरीद के लिए लगाए गए 50% टैरिफ ने दोनों देशों के बीच संबंध में गंभीर खटास पैदा कर दी है। फॉक्स न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम फॉक्स एंड फ्रेंड्स को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि देखिए, उनका रूस का सबसे बड़ा ग्राहक है। मैंने भारत पर 50% टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वे रूस से तेल खरीद रहे हैं। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है। ट्रंप का ये स्टेटमेंट जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उसका जिक्र करें। ये एक बड़ी बात है और इससे भारत के साथ मतभेद पैदा हो गए। ये बयान ट्रंप के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है जिसमें वे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, यानी कि कुल 50%, जो रूसी तेल खरीद के दंड के रूप में था, और फिर 27 अगस्त से इसे दोगुना करके 50% कर दिया गया। और ये कदम यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का हिस्सा है, जहां अमेरिका का मानना है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग दे रही है। और ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि ये यूरोप की समस्या है हमारे से ज्यादा, लेकिन हमें मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी धैर्य की सीमा का भी जिक्र किया, लेकिन नई सैंक्शंस या टैरिफ की धमकी नहीं दी। ट्रंप अगर प्रशासन का जिक्र करें तो ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल 2025 से ही ग्लोबल टैरिफ वॉर को तेज किया, जिसमें चीन, ब्राजील और अब भारत जैसे सहयोगी देशों को निशाना बनाया गया। भारत के मामले में ये विशेष रूप से रूसी तेल की खरीद से जुड़ा है। एक डेटा के मुताबिक 2025 की जो पहली छमाही है, उसमें भारत ने रूस से औसतन 1.75 मिलियन बैरल प्रति तेल आयात किया, जो उसके कुल तेल आयात का लगभग 42% है। और ये तेल सस्ता होने के कारण भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन अमेरिका इसे रूस की युद्ध मशीन को फंडिंग मानता है। हालांकि जो भारत का प्लान है वो पहले से क्लियर है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को सुन लिया कि जो भारत के राष्ट्र हित में जो होगा वो फैसले हम लेंगे।
देखिए, अगर ट्रंप के इस इंटरव्यू का जिक्र करें तो ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि मैंने पहले ही बहुत कुछ किया है। भारत पर टैरिफ लगाना आसान नहीं था, लेकिन रूस को दबाव में लाने के लिए जरूरी था। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में 7 युद्धों का समाधान हो चुका है, लेकिन यूक्रेन युद्ध अभी बाकी है। सुनिए। India was their biggest customer. I put a 50% tariff on India because they're buying oil from Russia. That's not an easy thing to do. That's a big deal. And it causes a rift with India. अप्रैल 2025 में ट्रंप ने भारत से आयात पर बेसिक 25% टैरिफ लगाया, जो व्यापार असंतुलन यानी कि भारत का अमेरिका के साथ $87 बिलियन का जो निर्यात है वो बाकी है को ठीक करने के लिए ये था। और 6 अगस्त को अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा रूसी तेल खरीद के कारण, और व्हाइट हाउस ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। 27 अगस्त को कुल 50% टैरिफ प्रभावी, जो भारत को अमेरिका के सबसे अधिक टैक्स वाले व्यापारिक साझेदार यानी कि ब्राजील के साथ शामिल कर देता है। और कुछ क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक को छूट दी गई है, लेकिन टेक्सटाइल, ज्वेलरी, मरीन प्रोजेक्ट्स और इसी के साथ साथ लेदर जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुए हैं। और अब देखिए, अब बात करेंगे अगली खबर जो कि इस वक्त इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रही है, अब उसका भी जिक्र कर लेते हैं। और बात करेंगे दिशा पाटनी की, क्योंकि बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई और आप देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। उनके बरेली स्थित निवास पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग के मामले में अब उनके पिता जगदीश सिंह पाटनी का पहला रिएक्शन आया। उन्होंने इस हादसे को लेकर कहा, चौंकाने वाले खुलासे किए, स्टेटमेंट उन्होंने दिए। साथ ही उन्होंने प्रेमानंद महाराज मामले में अपनी बेटी खुशबू का बचाव भी किया और इस हादसे की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने की है। आपको बताएं कि इस मामले में दिशा पाटनी के पिता का रिएक्शन आ गया। उन्होंने प्रेमानंद महाराज के संग विवाद के मामले में अपनी बेटी खुशबू पाटनी का बचाव करते हुए कहा कि जो बयान उसकी तरफ से दिए गए हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने क्या कुछ कहा है, अगर उसका जिक्र करें तो सलमान खान के बाद अब दिशा पाटनी के बरेली स्थित निवास पर फायरिंग की गई और इस घटना के बाद दिशा पाटनी का परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। प्रेमानंद महाराज को लेकर चल रही सोशल मीडिया पर विवाद पर भी दिशा के पिता ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कि इतना बड़ा हमला उनके घर पर क्या किया। उनकी बेटी ने किसी भी संत का अपमान नहीं किया, लेकिन जगदीश पाटनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भैया, घटना के बारे में आप सबको पता है और आपने न्यूज़ भी पढ़ ली होगी, आपने न्यूज़ भी देख ली होगी। तो घटना तो आपने देख ही ली है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे घर पर बर्स्ट फायर किया है। मेन घटना यही है। खुशबू का भी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। चलिए, अब बात करते हैं यूट्यूब पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है, अब जल्दी से उसका भी जिक्र कर लेते हैं और बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप का हाई वोल्टेज मुकाबला, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में ग्रुप स्टेज का महामुकाबला आज रात 8 बजे खेला जाएगा और टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की और एक संदेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दे दिया। टूर्नामेंट इतिहास में दोनों ने आपस में 18 मैच खेले, 10 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली। हालांकि पिछले 10 साल में राइवलरी एक तरफा सी हो गई, जहां पाकिस्तान को 7 मुकाबलों में महज एक बार जीत नसीब हो सकी। एशिया कप 1984 से खेला जा रहा है और भारत ने 8 और पाकिस्तान ने 2 खिताब जीते हैं, लेकिन दोनों टीमें कभी फाइनल में आमने सामने नहीं हो सकी। देखिए, अब आपको बताएं कि दोनों प्रतिद्वंदी टीमों का एशिया कप में एक दूसरे के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है। अगर इसका जिक्र हम करें तो भारत ने पाकिस्तान को 56% मैच हराए। 1984 में पहली बार एशिया कप खेला गया, तब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने ही हिस्सा लिया। भारत ने शारजाह में पाकिस्तान को 54 रन से हराया और फिर राउंड रॉबिन फॉर्मेट जीतकर खिताब भी उठा लिया।
तब श्रीलंका रनर अप और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर रही थी और 1984 से दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 एशिया कप में 18 मैच खेले गए। 56% यानी कि 10 में भारत को जीत मिली, वहीं 6 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे और 1997 और 2023 में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा था। एशिया कप 14 बार वनडे और 2 बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया और इस दौरान वनडे फॉर्मेट में दोनों के बीच 15 मैच हुए और 8 में भारत और 5 में पाकिस्तान को जीत मिली।